टुडे इन फ्रंट ऑफ यू। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल टाइम पीरियड की डेफिनेशन में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एक वाइब्रेशन करने में, एक कंपन करने में कोई भी बॉडी जितना टाइम लेती है उसको ही हम क्या कह देते हैं, उसका टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और आज हम उसी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पहले ऐसा किया है। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम ले लिया है, एक सरल लोलक जिसको हमने एक दृढ़ आधार से लटका दिया है, जिसको हमने ए से प्रेजेंट किया है। रेडिएट सपोर्ट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से। उससे हमने एक पेंडुलम को लटका दिया है जिसकी इनिशियल पोजीशन को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है। हम इसको डिस्प्लेस करने के लिए बी तक ले गए हैं। हमने कितना डिस्प्लेस किया है, वाई डिस्प्लेसमेंट है, और हमने कहाँ पहुंचा दिया उसको डिस्प्लेस करके, पॉइंट बी तक। जब बॉडी पॉइंट बी पर है तब उसका जो वेट है, भार, वो नीचे की ओर है, जिसको हमने एम जी से रिप्रेजेंट किया है। एम का मतलब है मास, द्रव्यमान, और जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जब ये बॉडी बी पर पहुंचती है तो इसके जो वेट है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एम जी के दो कंपोनेंट्स हैं। एक है एम जी कॉस थीटा और दूसरा है एम जी साइन थीटा। आपको पता ही है, जैसे हमने ये धागा लिया है जिससे हमने लटकाया है इस बॉब को, उसकी लेंथ हमने ले ली है, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया गया है लेंथ को। ये टेंशन है, जब हम उसको डिस्प्लेस करेंगे तो धागे में थोड़ा तनाव आ जाएगा, उसको ही हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है। फिर पॉइंट बी पर पहुंच जाने पर जो एंगल बन रहा है ए से, उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। एक है एम जी कॉस थीटा और दूसरा है एम जी साइन थीटा। और एम जी साइन थीटा जो है वो ओ की तरफ लग रहा है, उसकी डायरेक्शन किधर है, ओ की साइड में है। जो इनिशियल पोजीशन है बॉडी की उसी साइड में है। जो मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, उसी तरफ जो कंपोनेंट, जो घटक लग रहा है वो है एम जी साइन थीटा। और आपको लास्ट टॉपिक बताया गया था रीस्टोरिंग फोर्स में, प्रत्यानयन बल में जब बताया गया था तो ये बताया था कि जो बल बॉडी को मीन पोजीशन में या इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, माध्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है, उसको ही हम क्या कह देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर जो एम जी साइन थीटा है वो बॉडी को मीन पोजीशन, माध्य स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ओ की साइड में लग रहा है, इसीलिए यही क्या हो जाएगा हमारा रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, जो कि बॉडी को उसकी इनिशियल पोजीशन में, प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है, ओ की डायरेक्शन में लग रहा है। या आप कह सकते हैं विस्थापन के अपोजिट डायरेक्शन में, जो डिस्प्लेसमेंट है वाई, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से ही यहाँ पर कैसा साइन आ जाएगा, माइनस, क्योंकि आपको बताया गया था प्रत्यानयन बल हमेशा विस्थापन के अपोजिट लगता है। रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये उसको मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। अब हम यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा किस में निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी में। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारा, आपको पहले ही पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब अपॉन कर्ण होता है साइन थीटा। और यहाँ पर जो लंब है वो है ओ बी, आधार है ए बी, और कर्ण है ओ ए। हमारा जो
परपेंडिकुलर है वो है OB, बेस है AB और जो हाइपोटेन्यूज है वो है AO। तो हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या ले लिया है, AO या OA, जो भी आप लिखना चाहें। OV बराबर है डिस्प्लेसमेंट के, जितना हमने डिस्प्लेस किया है उसी पॉइंट को हमने B से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए OB किसके बराबर हो जाएगा, Y, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। और OA क्या है, धागे की लंबाई, जिसको हमने L से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इस साइन थीटा को यहाँ रख देंगे, इस जगह रख देंगे इक्वेशन 1 में, तब F जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस mg y अपॉन l। साइन थीटा की जगह हमने क्या रख दिया है, y अपॉन l। ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। हमने लास्ट टाइम पर आपको जो रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बताया था वो था F माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। ये हमारी है थर्ड इक्वेशन। अब आप देखेंगे ये फॉर्मूला भी रिस्टोरिंग फोर्स का, प्रत्यानयन बल का है, ये फॉर्मूला भी रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल का है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हम इन दोनों को बराबर कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा mg y अपॉन l बराबर किसके हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर y के, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर m से m भी कैंसिल हो जाएगा, y से y भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा g अपॉन m। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और l क्या है, धागे की लंबाई, लेंथ ऑफ थ्रेड। और आपको पहले बताया है जो कोणीय वेग होता है वो होता है 2 पाई अपॉन t। 2 पाई एंगल बनता है, जब कण पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो उसका एंगल कितने का बनता है, 360 का। एंगल में पाई की वैल्यू होती है 180, इंटू 2 हो जाएगा 360 अपॉन 80, जितने समय में उसने पूरा चक्कर कंप्लीट किया। तो हम ओमेगा की जगह क्या रख देंगे, 2 पाई अपॉन टी। तो ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा, ये g अपॉन l। हमें किसका फॉर्मूला निकालना है, t के लिए, आवर्तकाल टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई l अपॉन g। और जब हम ये स्क्वायर हटा देते हैं t से, तब ये बराबर हो जाता है 4 पाई स्क्वायर l अपॉन g। यहाँ पर 4 पाई को हम बाहर ले लेंगे तो t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई, रूट से बाहर आने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पाई में रूट l अपॉन g। ये फॉर्मूला है हमारा टाइम पीरियड का, आवर्तकाल का। t का मतलब है टाइम पीरियड, आवर्तकाल, ये है 2 पाई। l का मतलब है लेंथ ऑफ थ्रेड, धागे की लंबाई, एंड g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, आवर्तकाल के लिए हमने सूत्र निकाल लिया है। ये कोणीय वेग है, इसके बारे में आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ाया गया था। जब पूरा कण एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में जो एंगल बनता है ये वो बनता है 360 का, ये है 180 और ये है अनदर 180, दोनों मिला के कितने का बनाते हैं, 360 का। और जितना टाइम लगता है इस पूरा चक्कर करने में वो है t। तो ओमेगा किसके बराबर हो जाता है, यहीं से 2 पाई अपॉन टी, और उसकी जगह ही हमने यहाँ पे रख दिया है 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाता है। और t के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी जो यूनिट होती है, जो कि टाइम की यूनिट होती है, वही है सेकेंड, इसकी यूनिट मात्रक है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन SHM, सरल आवर्त गति में कण की कुल ऊर्जा। अब आपको पता है हमने क्या किया था, इनिशियली बॉडी इस पोजीशन में थी, ऐसे लटकी हुई थी। जो बॉब है इस दृढ़ आधार से बांध के हमने इसको लटका दिया था, जिसकी इनिशियल कंडीशन थी O। फिर हमने क्या किया, इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके कहाँ ले आए, B तक ले आए। हमने क्या किया है, मीन पोजीशन O से इसको विस्थापित करके कहाँ तक ले आए हैं, B तक ले आए हैं।
और जब हम किसी बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं तो प्रत्यानयन बल क्या करता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उसको मीन पोजीशन माध्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है। तो हमें क्या करना होता है, उसी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के लिए बॉडी को उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। प्रत्यानयन बल रीस्टोरिंग के अपोजिट कार्य करना होता है। तो उसी अपोजिट जो हम कार्य करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए हम जो कार्य करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में। और फिर जब हम यहाँ से उसको छोड़ देंगे तो बॉडी इस तरह से मोशन करेगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। जब हम यहीं से उसको छोड़ देंगे डिस्प्लेस करके तो वो स्टार्ट कर देगी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर देगी। और मोशन की वजह से, गति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। इस तरह से जब बॉडी SHM करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है सरल आवर्त गति में, बॉडी के पास दोनों ही ऊर्जाएं होती हैं। प्रत्यानयन बल के विरुद्ध बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए जो कार्य करते हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में। और जब बॉडी गति करना स्टार्ट कर देती है तो गति की वजह से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। और इन दोनों के योग को ही, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम क्या कह देते हैं, बॉडी की कुल ऊर्जा। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी इन SHM, सरल आवर्त गति। इस तरह बॉडी के पास दोनों ही ऊर्जाएं होती हैं। अब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे टोटल एनर्जी के लिए और कुल ऊर्जा में। जैसे कि आपको बताया गया है, पहली ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, जिसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आपको क्या बताया गया कि अगर कोई सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी मेन पोजीशन में है अभी, जब आप इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, यहाँ तक आपने डिस्प्लेस कर दिया है, तो आपको वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध। उसी कार्य को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में। और फिर जब हम यहाँ से इसको छोड़ देते हैं तो ये मोशन में आ जाता है, ये इधर जाता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ये इधर जाता है। मोशन, गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर देता है। और उसी मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो पहले हम किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। आपने पहले पढ़ा होगा कि जो कार्य है हमें किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, कार्य के लिए, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो आपने पहले पढ़ा होगा जो कार्य है वो बराबर होता है बल इनटू विस्थापन के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। और यहाँ पर जो वर्क है वो आपको अपोजिट करना होता है, किसके अपोजिट करना होता है, रीस्टोरिंग फोर्स के, प्रत्यानयन बल के, तभी आप इसको डिस्प्लेस कर पाते हैं। इसीलिए अपोजिट वर्क के लिए यहाँ पर साइन आ जाता है माइनस। और F बराबर कितना है, आपने पहले पढ़ा है, ये है रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला जो इसके बराबर होता है। इसको हम रख देंगे यहाँ पर, तो ये प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस है उसका मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर y इंटू dy। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे इसका। और आप पहले से ही जानते होंगे, आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा कि समाकलन कैसे किया जाता है। डिफरेंशिएशन से ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, अवकलन से समाकलन कैंसिल कर देते हैं। और ये जो W है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। स्थितिज ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। यहाँ पर जो m ओमेगा स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष। और y किसके बराबर हो जाएगा, जब हम y का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब हम किसके लिए करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए कर चुके हैं। अब किसके लिए करना है, गतिज ऊर्जा के लिए। और काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से। काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K
k से, और k का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, ये होता है हाफ mv², m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी। और v के लिए भी आपने फॉर्मूला ड्राइव किया है, लास्ट टॉपिक में हमने वेग के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो कितना था ओमेगा। जो हमने सेकंड फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था a² माइनस y²। इसको हम यहाँ रख देंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस y²। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो k किसके बराबर हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा a² माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y²। ये आ गई है हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम दोनों का फॉर्मूला यहाँ रख देंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, वो है इतना, और इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे पोटेंशियल एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा का हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वो कितना है ये। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो टर्म है, एक है माइनस में हाफ m ओमेगा स्क्वायर y², और दूसरा है प्लस में हाफ m ओमेगा स्क्वायर y²। तो प्लस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और e के लिए जो फॉर्मूला आएगा, e के लिए हमने कितना फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a²। यहाँ पर m है मास द्रव्यमान, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, और a है एम्पलीट्यूड आयाम है। अब हम इसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर कितना होता है हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 2π/t होता है। हम यहाँ पर ओमेगा रख देंगे 2π/t, तो जब हम यहाँ पर रख देंगे ओमेगा की जगह क्या रख देंगे 2π/t, तब e बराबर आ जाएगा हाफ m, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4π²/t² इंटू a²। जब हम इसको अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2π²m a²/t²। ये इसका दूसरा फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, और t बराबर होता है 1/n, ये भी आप पढ़ चुके हैं आवृत्ति के रूप में फ्रीक्वेंसी में। तब हम जब इसको e के फॉर्मूला में रख देंगे तब ये हो जाएगा 2π²m a²n²। ये क्या है, ये फॉर्मूला है e के लिए टोटल एनर्जी के लिए 2π²m a²n²। हमने अलग अलग टर्म्स के रूप में, अलग अलग क्वांटिटी के रूप में E के लिए टोटल एनर्जी के लिए कुल ऊर्जा के लिए 3 फॉर्मूला ड्राइव कर लिए हैं। इसमें है मास द्रव्यमान, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, और एम्पलीट्यूड आयाम। इसमें है मास द्रव्यमान, एम्पलीट्यूड आयाम एंड टाइम पीरियड आवर्तकाल। इसमें है मास द्रव्यमान, A फॉर आयाम एम्पलीट्यूड एंड n फॉर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। आपको क्वेश्चन में जो जो टर्म्स दिए जाएंगे, जो जो राशियां दी जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला ऑप्ट करना है, उसमें सबकी वैल्यू रख देनी है, और कैलकुलेशन करके टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी निकाल लेनी है इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, दोलनों के या कंपनों के प्रकार। आपको पता ही है, जब आप उसकी मीन पोजीशन से किसी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो वो कंपन करने लग जाता है, वो वाइब्रेशंस करने लग जाता है। तो कितने प्रकार के वो कंपन, वो दोलन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें पहला प्रकार है फ्री ऑसिलेशंस। कौन सा है? फ्री ऑसिलेशंस, मुक्त दोलन। और मुक्त दोलन क्या होते हैं? जब कोई कण
अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसी से वाइब्रेशन करता है, कंपन करता है। तो ऐसे दोलनों को ही हम क्या कहते हैं? फ्री ऑसिलेशंस, मुक्त दोलन। जैसे सिंपल पेंडुलम को हम क्या करते हैं, ये सिंपल पेंडुलम है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से खींच के ऐसे ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये इधर जाता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ये इधर जाता है। ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही दोलन करता है। तो ऐसे ही जो दोलन होते हैं, ये ऑसिलेशंस जो हैं, इनको ही हम क्या कह देते हैं? फ्री ऑसिलेशंस, जब ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है या दोलन करता है, तो उन्हें कह देते हैं हम मुक्त दोलन। और जो दूसरा प्रकार है, सेकंड टाइप है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फोर्स्ड ऑसिलेशंस का मतलब होता है प्रणोदित दोलन। और प्रणोदित दोलन होते हैं जब हम किसी बॉडी पर कोई बाहरी बल लगा देते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या करता है, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, स्वाभाविक आवृत्ति, उससे दोलन नहीं करता है। वो जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, उसी की फ्रीक्वेंसी से, जो बाहरी बल है, उसी की आवृत्ति से दोलन करने लगता है। तो ऐसे दोलनों को हम क्या कह देते हैं? प्रणोदित दोलन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। जैसे जब आप झूले पर बैठे होते हैं और कोई आपको पीछे से झोंके देते हैं, तो झोंका देते समय वो अपना बल लगाते हैं आप पर, तब आपके जो दोलन होते हैं, जो इतने झोंके आप ले लेते हैं, वो कौन से दोलन होते हैं? प्रणोदित दोलन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, जिसमें आप झूल रहे होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपको पीछे से धक्का देता है, वो एक बाहरी बल लगा देता है, तब आप झूलना स्टार्ट करते हैं। तो वो जो दोलन होते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशन, प्रणोदित दोलन। और जो नेक्स्ट है, थर्ड टाइप है, वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, अवमंदित दोलन। और अवमंदित दोलन कौन से होते हैं? अब चाहे आप इस पार्टिकल को, ये जो सिंपल पेंडुलम है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाकर छोड़ दीजिए, चाहे कोई आपको झूला झुलाने के लिए पीछे से धक्का मारे, तब आप झूल लीजिए। दोनों ही कंडीशंस में, चाहे वो फ्री ऑसिलेशन हो, चाहे वो फोर्स्ड ऑसिलेशन हो, दोनों ही कंडीशंस में एक कंडीशन ऐसी आती है कि धीरे धीरे जो दोलन है वो कम होते जाते हैं, उनका जो आयाम है वो कम होता जाता है। पहले ऐसे ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट, और थोड़ी देर बाद ही वो रुक जाते हैं, अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं, प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। तो जब ये दोलनों का आयाम घटना स्टार्ट हो जाता है, उस समय जो दोलन होते हैं, जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लग जाता है, उस समय जो दोलन होते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, उनको ही हम कहते हैं अवमंदित दोलन। जब कण का विस्थापन घटना स्टार्ट हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगे, तब उस समय जो दोलन होते हैं उनको हम कह देते हैं अवमंदित दोलन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस अनुनाद, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ये क्या है कि एक तो किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, प्रारंभिक स्थिति जो होती है, उसके अलावा भी उसकी स्वाभाविक आवृत्ति होती है, और एक वो आवृत्ति होती है जो किसी एक्सटर्नल फोर्स की होती है। जब हम उस पर कोई बाहरी बल लगा देते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी भी होती है। किसी बॉडी के पास जब दो फ्रीक्वेंसी होती है, एक उसकी नेचुरल स्वाभाविक और एक जो बाहरी बल लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इन केस जब दोनों फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स बराबर हो जाती है, उसकी स्वाभाविक आवृत्ति और बाह्य बल की आवृत्ति जब दोनों बराबर हो जाते हैं, तो अचानक ऐसा होता है कि उसके दोलनों का आयाम, जो बॉडी है उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, उनका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी ही कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? अनुनाद क्या है?
जब किसी कण की जो स्वाभाविक आवृत्ति है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो किसके बराबर हो जाती है, जो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी के बाहरी बल की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो अचानक से जो उसके कणों का दोलनों का आयाम है, एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशंस का, वो बहुत अधिक हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तब इसी को हम क्या कह देते हैं, अनुनाद कह देते हैं, रेजोनेंस कह देते हैं। किसमें, सरल आवर्त गति में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर आपने देखा होगा बहुत स्लो म्यूजिक बजता रहता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजता रहता है। वो स्लो इसलिए बजता है कि अगर उस म्यूजिक को बहुत लाउडली बजा दिया, बहुत तेज बजा दिया, तो वहां पर जो कांच के बर्तन रखे होते हैं, ग्लास है जैसे कोई कांच का, तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, स्वाभाविक आवृत्ति, वो जो म्यूजिक द्वारा उस पर फोर्स लगाया जाएगा, हाई इंटेंसिटी के म्यूजिक द्वारा जब उस पर फोर्स लगाया जाएगा, जो बहुत ज्यादा तीव्र होता है म्यूजिक, उसके द्वारा जब उस पर कोई बल लगाया जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, स्वाभाविक आवृत्ति, वो उस पर जो बाह्य लगाया जा रहा है उसकी आवृत्ति के बराबर हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो ग्लास टूट जाएगा, उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अगर वो टूट जाता है तो उसको ही हम क्या कह देते हैं, रेजोनेंस। जब म्यूजिक की जो इंटेंसिटी है उसके द्वारा उस पर जो फोर्स लगाया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी अगर, तो वो ग्लास डैमेज हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो इसीलिए रेस्टोरेंट वगैरह में स्लो म्यूजिक बजाते हैं, हल्की आवाज में म्यूजिक बजाते हैं, जिससे डैमेज होने के चांसेस नहीं रहे। तो उसी घटना को हम क्या कह देते हैं, रेजोनेंस, अनुनाद। किसमें कह देते हैं, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर, गुणता गुणांक। क्वालिटी फैक्टर को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, क्यू फैक्टर। गुणता गुणांक को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं क्यू गुणांक। और क्यू गुणांक क्या है, जब हमारे डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं, जब अवमंदित दोलन होने लग जाते हैं, जब दोलनों का आयाम घटने लग जाता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लग जाता है, उस समय जो दोलन होते हैं वही होते हैं अवमंदित दोलन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तभी हमें क्यू फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। जब डैम्प्ड ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारा जो क्यू फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोलन के दौरान जो एकत्रित की जाती है ऊर्जा बॉडी के द्वारा, और एक दोलन में जितनी एनर्जी खर्च की जाती है बॉडी के द्वारा, उन दोनों के अनुपात के। हमारा क्यू जो क्यू फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग ऑसिलेशंस अपॉन एनर्जी स्पेंट इन वन ऑसिलेशन। दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम, क्यू फैक्टर। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू बताई गई है 2 पाई एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो ये क्यू फैक्टर किसके बराबर हो जाता है, 2 पाई डेल्टा ई अपॉन ई, दोलन के दौरान एकत्रित ऊर्जा अपॉन एक दोलन में जितनी ऊर्जा लगी है व्यय ऊर्जा, उन दोनों के रेशियो का 2 पाई गुना होता है। 2 पाई गुना क्या होता है, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ऑसिलेशंस अपॉन एनर्जी स्पेंट इन वन ऑसिलेशन। दोलन के दौरान एकत्रित ऊर्जा और एक दोलन में खर्च हुई ऊर्जा के अनुपात के 2 पाई गुने को हम क्या कह देते हैं, क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, गुणता गुणांक। हमने जो साउंड वेव्स पढ़ी थी, ध्वनि तरंगें जो पढ़ी थी, उनके कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है ऑडिबल साउंड वेव्स। ऑडिबल साउंड वेव्स का मतलब है श्रव्य तरंगें, ऐसी तरंगें जो हमारे द्वारा सुनी जा सकती है, इंसानों के द्वारा सुनी जा सकती है, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, श्रव्य तरंगें, ऑडिबल साउंड वेव्स। और ये कितनी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए जब हम इसे सुन सकते हैं, इनकी आवृत्ति होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से 20 kHz, 20,000 हर्ट्ज
20 किलो हर्ट्ज। हम कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है वो हमारे कानों द्वारा सुनी जा सकती है, इंसानों के द्वारा सुनी जा सकती है। उन्हीं तरंगों को हम क्या कह देते हैं? ऑडिबल साउंड वेव्स, श्रव्य तरंगे। और इसका दूसरा प्रकार होता है इंफ्रासोनिक वेव्स, अपश्रव्य तरंगे। इंफ्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं? जो जानवरों के द्वारा सुनी जा सकती है, जिन्हें हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जो हमारे एनिमल्स हैं वो आसानी से सुन पाते हैं। तो उन्हीं तरंगों को हम क्या कह देते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? बिलो देन 20 हर्ट्ज। इनकी आवृत्ति, जब साउंड की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है, तब वो हमारे कानों द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, वो सिर्फ एनिमल्स द्वारा ही सुनी जा सकती है। तो उन्हीं तरंगों को हम क्या कह देते हैं? अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि रात के समय में कभी कभी जो डॉगीज होते हैं वो बहुत तेज आवाज में बात करने लगते हैं, वो अपनी ध्वनि मिलाने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं। इसका मतलब है उनको कहीं से कोई आवाज सुनाई दे रही है जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते, उन्हीं के कान सुन सकते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती होगी? बिलो देन 20 हर्ट्ज। तब वो सुर में सुर मिलाने लगते हैं, वो गाना गाने लगते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं? अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं? जो एनिमल्स के द्वारा सुनी जा सकती है। हमारी जो ध्वनि तरंगे हैं उसमें तीसरा प्रकार है, थर्ड टाइप ऑफ साउंड वेव्स इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स पराश्रव्य तरंगे, ऐसी तरंगे जो न तो हमारे कानों द्वारा सुनी जा सकती है, ना ही एनिमल्स के कानों द्वारा सुनी जा सकती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिन्हें हम कैच नहीं कर पाते हैं। उन्हीं तरंगों को हम क्या कह देते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स, या इनको कह देते हैं सुपरसोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगे। ऐसी तरंगे होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, जो हमारे कानों द्वारा या एनिमल्स द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। उन्हीं तरंगों को हम कह देते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स या सुपरसोनिक वेव्स या पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है? ये कैसे उत्पन्न की जा सकती है? इनका प्रोडक्शन कैसे होता है? एक साइंटिस्ट थे गाल्टन, और गाल्टन ने एक विशल बनाई है, एक सीटी बनाई, और उस सीटी को बजाकर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 100 किलो हर्ट्ज। उन्होंने, साइंटिस्ट गाल्टन ने एक ऐसी विशल बनाई है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसके साउंड की फ्रीक्वेंसी है 100 किलो हर्ट्ज। आवृत्ति कितनी है? 100 किलो हर्ट्ज। तो उनके गाल्टन की जो सीटी है उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसे प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स को, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज है, और ये कितनी है? 100 किलो हर्ट्ज। एक और इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रभाव में क्या होता है? जो साउंड प्रोड्यूस करी जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जो होती है अप्रोक्सीमेटली 300 किलो हर्ट्ज, और इतनी फ्रीक्वेंसी की साउंड हम नहीं सुन पाते हैं, ना ही एनिमल्स के द्वारा सुनी जा सकती है। इसीलिए हम उसको क्या कह देते हैं? पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट में कितनी फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस की जाती है? 300 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजो विद्युत प्रभाव में जो तरंगे उत्पन्न की जाती है, ध्वनि तरंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति होती है 1.5 × 10⁸ हर्ट्ज, जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। हम उन्हें नहीं सुन पाते हैं, ना ही उन्हें एनिमल्स सुन पाते हैं। इसीलिए ऐसी तरंगों को हम क्या कह देते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगे, जो पीजो वैद्युत प्रभाव से उत्पन्न की जाती है, और उनकी आवृत्ति कितनी होती है? 1.5 × 10⁸ हर्ट्ज, जो हम नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए हम उन तरंगों को क्या कह देते हैं? पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स।
और जो हमारे चमगादड़ होते हैं वो भी, जो चमगादड़ होते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता होगा कि उन्होंने कुछ आवाज की है। वो नेचुरल अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। प्राकृतिक पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं चमगादड़ से, इसीलिए आपको कभी उनकी आवाज सुनाई नहीं दी होगी, क्योंकि आपके कानों द्वारा वो आवाज सुनी ही नहीं जा सकती है। जबकि वो भी बोलते हैं और आपको कभी फील नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनके बोलने से जो तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं वो हमारे कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती। वो कौन सी तरंगें होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स या सुपरसोनिक वेव्स या पराश्रव्य तरंगें। तो चमगादड़ एक नेचुरल सोर्स है पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करने के लिए। और इसके अनुप्रयोग किस किस में हम इसका यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को, पराश्रव्य तरंगों को, तो उसके कुछ अनुप्रयोग हैं। जैसे कि हम वेल्डिंग में उसे अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डिंग करते समय भी आपको जो ध्वनि होती है वो सुनाई नहीं देगी, वो इतनी ज्यादा तीव्र होते हैं कि आप उसे सुन नहीं पाएंगे। ऐसे ही जो समुद्र की गहराई होती है, टू मेजर डेप्थ साउंडिंग, उसको गहराई को मेजर करने के लिए भी हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। मेडिकल लाइन में भी कई तरह से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। कोई मेटल है तो उसका आंतरिक इंस्पेक्शन करने में, उसके अंदर की खोजबीन करने में हम पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। किसी धातु के इंटरनल इंस्पेक्शन में भी हम क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करते हैं। जो सबमरीन्स हमारे खो जाते हैं, नहीं मिलते हैं, पनडुब्बी हमारी कहीं डूब जाती हैं, खो जाती हैं, तो जो हिमखंड होते हैं वो डूब जाते हैं, तो उनका पता लगाने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ही हम जो हमारे हिमखंड है या पनडुब्बी है, सबमरीन्स है, उसको फाइंड आउट कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों का कई तरह से यूज किया जाता है, उनको कई तरह से अप्लाई किया जा सकता है अलग अलग जगह पर। आप ये जो आज आपने टॉपिक पढ़े हैं उनको डिटेल में भी पढ़ें, क्योंकि मैं आपको PDF भेज दूंगी हिंदी और इंग्लिश में, उनसे भी पढ़ें। और इसको जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं इसको कहीं ना कहीं अप्लाई करके देखें, क्योंकि इनके एप्लीकेशंस आपको हमेशा ही खुद ही करने होते हैं। टॉपिक्स पढ़ाना मेरा काम है, अगर आप उन्हें अप्लाई करते हैं कहीं पर तो आप और अच्छे से सीख पाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और कंफ्यूजन होने पर आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, आप फ्री हैं, इसीलिए वीडियो भी देखें। कंफ्यूजन होने पर नोट से पढ़ें और ज्यादा कंफ्यूजन होने पर मुझसे क्वेरी करें। ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टर्न पर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।